हेलो स्टूडेंट। बिगेस्ट क्वेश्चन जो हर बच्चा पूछता है फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब जब वो 11th में आता है तब भी उसका ये क्वेश्चन रहता है, 12th में आता है तब भी, बल्कि मैंने तो तब तक भी देखे हैं जब तक वो नीट मेंस या बोर्ड का पेपर देने जाता है। अब उसके क्वेश्चंस को मैं बड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए जंग में या लड़ाई करने जाए तो कौन सी तलवार सही है, हल्की या भारी, या क्रिकेट के लिए कौन सा बैट सही है, हल्का या भारी, तो डेफिनेटली आपका आंसर यही होगा जो उड़ जाए, जिसे आप ढंग से टैकल कर पाओ। तलवार भी वही सही है, वो चल जाए। अब ऐसे तो 100 kg की तलवार से अगर कोई ढंग से लड़ सकता है तो उससे तो बेटर कुछ है नहीं, हल्के से मोमेंटम से बहुत काम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपसे वो तलवार उठ ही नहीं रही तो जिसके पास हल्की तलवार है वो आपका काम कर देगा। सेम वे आपको यहाँ पर जो आप क्वेश्चन पूछते हो ना, ये क्वेश्चन पूछना खुद से शुरू करो और ट्रस्ट योर सेल्फ और खुद को फॉलो करो, बिकॉज आपको अपने से अच्छा कोई नहीं समझता और आप अपने आप को दूसरे को ढंग से समझा भी नहीं सकते। अब आप मेरे से पूछो कौन सी बुक अच्छी है, मैंने कोई 100 kg की बुक बता दी। आपने मुझसे पूछा कौन सा टीचर अच्छा है, मैंने 500 kg का बता दिया। तो सेम वे मतलब वेट की टर्म्स में बता रहा हूँ, बट इट डजेंट मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी सूट करे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बुक वो अच्छी जो सॉल्व हो जाए और जो समझ आ जाए, टीचर वो अच्छा जिसका समझ आ जाए। सेम वे कि क्या फॉलो करना है, जो आप फॉलो कर सको। तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, वन साइज डज नॉट फिट्स ऑल। एक साइज सबको फिट नहीं करता, तो इस बात को समझो। अगर आप दूसरों को फॉलो कर रहे हैं तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि यू डोंट बिलीव योर सेल्फ, आप अपने आप में बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हो। तो अब आंसर करते हैं आपके क्वेश्चन का, विच बुक ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब मैं क्या बोलूँगा, कौन सी बुक जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा इस पर फिर कभी बात करेंगे। विच टीचर विच मेक्स योर कॉन्सेप्ट, हु मेक्स योर कॉन्सेप्ट ईजी, विच नोट्स विच कैन बी ईजिली एसेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। मैं तो नोट्स के लिए एक शब्द बोलता हूँ कि सोचो आप पेपर के लिए पर्ची बना रहे हो तो आप पूरी किताब लिखते हो उस पर, नहीं, इम्पॉर्टेंट और जो नहीं आता। सेम वे हाउ तो हेल्प मी ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? जॉन डाल्टन थे जिन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि कोई भी मैटर या मटेरियल पार्टिकल है वो सबसे छोटे जो जिस भी पार्टिकल से सबसे छोटे हिस्से से बना है उसको हमने एटम बोला। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। अभी हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली डाल्टन ने जो भी बातें बोली वो ऑलमोस्ट आज की डेट में सब गलत है। जैसे उसने बोला मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, बट आपको पता है वैसे तो हमारे पुराणों में लिखा है कि एटम्स को हम 36 फंडामेंटल पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आज तक हम सिर्फ 9 में कर पाए हैं। तो आपको पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, तो 9 पार्टिकल्स। उम्मीद करते हैं आगे और ज़्यादा इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड, डाल्टन्स का सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था? एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, मास भी सेम होगा, और डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे उनका मास डिफरेंट होगा। तो उसने बोला एक एलिमेंट का मास क्या होगा? सेम। बिकॉज जॉन डाल्टन के टाइम में आइसोटोप्स की बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे। अब उसने बोला है कि अगर मास डिफर कर गया तो वो एलिमेंट भी डिफर कर जाएगा, बट वी नो दैट कार्बन एलिमेंट दोनों केसेस में सेम है, एक कार्बन 12 है और एक कार्बन 14। तो मैं एक्चुअली आपको यही समझाना चाह रहा था कि उस जमाने में डाल्टन्स के सारे पॉस्टुलेट सही थे, बट आज के टाइम में कोई भी पॉस्टुलेट सही नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। वो कह रहे हैं कि कंबाइन जो कंपाउंड्स हैं वो तभी बनते हैं जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में। तब आपको पता है कि आजकल रेशियो भी नॉन स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो हो गया है, Fe 0.93, O 1.0। तो आयरन FeO भी है, तो कंपाउंड तब भी बना, जरूरी नहीं है कि वो रेशियो हमेशा क्या रहे, सेम रहे। देन फिर उसने एक और बात बोली। अब जैसे ये बात बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं।
तो मीन्स एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में एटम्स क्या होते हैं, ना ही क्रिएट होते ना डिस्ट्रॉय। लेकिन आपको पता है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं दे आर ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शंस, इसमें एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखा जाए तो ये पॉस्टुलेट भी आज की डेट में गलत हो गया, बट एनसीईआरटी के पॉस्टुलेट्स हैं, हमें इन पे फोकस करना है। तो देखा जाए तो डाल्टन्स लॉ को थोड़ा समराइज करते हैं। डाल्टन्स ने बोला कोई भी मैटर सबसे छोटे इंडिविजुअल एटम से मिलके बना होता है। फिर उसने बोला कि जो एक एलिमेंट होगा किसी एटम का उसकी प्रॉपर्टीज फिक्स होगी। फिर उसने बोला ये जो एटम्स होंगे वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। तो यू कैन से दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देन उसके बाद डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो हम ये कह सकते हैं डाल्टन्स की थ्योरी ने सारे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस भी क्या किए, एक्सप्लेन किए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। बस ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यू कैन से लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स। बाकी सारे लॉज को ये एक्सप्लेन कर पाया। इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स। ये बता नहीं पाया कि वॉल्यूम्स की टर्म में एटम्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं। तो व्हाट यू कैन से, मतलब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में अगर एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइन है अगर मैं बात करूँ तो डाल्टन्स ने एक्सप्लेन किए सारे लॉज। डाल्टन्स के पोस्टुलेट से सारे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस कौन से एक्सप्लेन हो रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये भी क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन डाल्टन या डाल्टन पोस्टुलेट क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यू कैन से लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स। लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स क्या था, गे लुसैक्स लॉ। आई होप अब ये याद हो गया, गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि दो एटम्स कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो थर्ड पोस्टुलेट जॉन डाल्टन का यही है। फिर उसके बाद उसका क्या कहना है कि अगर एटम्स डिफरेंट हैं तो उनके एटम्स क्या होंगे, अगर मास डिफरेंट है तो वो एटम भी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर नाइट्रोजन का मास 14 है तो ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो यू कैन से ये मासेस भी डिफर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम और आगे चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एटॉमिक मास। देखो मैं ऑलवेज एक बात बोलता हूँ, केमिस्ट्री इज वेरी इजी बट वेरी टफ टू प्रिपेयर। केमिस्ट्री आसान है लेकिन उसे प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, तो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन एटॉमिक मास की। तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास ऑफ एग्जैक्टली इक्वल। एग्जैक्टली ये किसके इक्वल है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके इक्वल है, टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो 1 AMU को बहुत ध्यान से सुनो, इसमें मैं बोलूँगा मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है यू कैन से वो बात एक कार्बन एटम की हो रही है, ओके। फिर आई सजेस्ट यू टू बाय डेफिनेशन यू लर्न दिस पार्ट। आपको ये बात याद रखनी है कि 1 AMU किसके इक्वल है। तो ये थोड़ा सा पावर में प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे लिखा है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रिलेट करने के लिए हेल्प कर सकता हूँ कि आप मान लो कि ये जो एटॉमिक मास यूनिट है वो मास ऑफ प्रोटॉन की अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का जो हम मास मानते हैं वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg मानते हैं। बात समझ आ रही है, और ये कितना है 1.66056। तो थोड़ा सा रिलेट करके आप न्यूमेरिकली चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दैट थिंग यू हैव टू लर्न। और 1 AMU किसके इक्वल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ से समझना है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो ध्यान, यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, AMU यूनिट है मास की। समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, AMU इज यूनिट ऑफ मास, ठीक है। मतलब जैसे kg होता है, ग्राम होता है, ऐसे ही मास की एक यूनिट है AMU, लेकिन ये एक एटम का मास मेजर करने की यूनिट है। तो जब आप एक एटम का मास मेजर करते हो तो उस कौन सी यूनिट यूज करते हो, AMU। आई रिपीट,
जब आप एक एटम का मास मेजर करते हो तो आप क्या यूज करते हो, AMU, एंड 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये पॉइंट आपको लर्न कर रहा है। अब हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। सो देखिए, अब आपको एक बात यहाँ समझनी है कि आपको 1 AMU पता है और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पता है। तो राइट नाउ आप ये मान लीजिए कि जो मास है 1 AMU का या जो मास है एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का वो है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बट अब यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा, मान लो ये दोनों डेटा अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्सपेरिमेंटली नोन है, आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक हाइड्रोजन एटम का मास निकाला, ठीक है। आई रिपीट, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। एक हाइड्रोजन एटम का मास आपको पता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यूनिट्स पे ध्यान दो, ग्राम है, और 1 AMU इक्वल होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये दोनों बातें ध्यान से सुनो। अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला कि AMU इज यूनिट ऑफ मास, लेकिन सर आप तो ग्राम लिख रहे हो, तो अब आप मुझे AMU में लिख के बताइए। बिल्कुल सही बात। तो मैं आपको बोलता हूँ हाउ यू हैव टू थिंक। मैंने आपको बताया AMU क्या होता है। AMU होता है मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया AMU इज यूनिट ऑफ मास, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बोला 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है एक हाइड्रोजन एटम का वो 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आता है। तो मेरे से डेफिनेटली आप ये बात पूछोगे, सर आपने अभी बताया AMU इज द यूनिट ऑफ मास, तो आप इसे मास में जो है ग्राम क्यों लिख रहे हो, इसे AMU में कन्वर्ट करो। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, तो कन्वर्ट करते हैं। तो बताइए कैसे कन्वर्ट करोगे। Thus, in terms of AMU, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मास को ग्राम से किस में चेंज कर रहा हूँ, एटॉमिक मास यूनिट में। बहुत ध्यान से देखना इस बात को कि हाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस, कैसे करूँगा। मेरे को हाइड्रोजन के एक एटम का मास पता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देन मुझे ये भी पता है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मैं इसे डिवाइड करूंगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.0078। अब देखिए ध्यान से सुनना, अब देखो यूनिट क्या है, AMU। क्या है यूनिट, AMU। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि AMU और उसमें क्या फ़र्क है। तो रीज़न क्या, हमने बेसिक डेफिनेशन को इग्नोर किया, ठीक है। तो 1.0078 AMU हमारा आंसर आ गया। आ गई बात समझ। इसे राउंड ऑफ करें तो क्या आएगा 1.008 AMU, ठीक है। बात समझ आई। तो ये जो पूरी बात हमने पढ़ी है, मैं इसे एक बार समराइज करना चाहता हूँ। जब हमने एटम्स के बारे में सोचा तो हमें एटम्स के मास के बारे में सोचना पड़ा। अब कोई हमसे बोलता है जाओ एक चीनी ले आओ, तो आप उससे तुरंत पूछोगे ये एक चीनी क्या होता है, कुछ तो बताओ आगे, एक क्या लाना है। तो ऐसे ही एटम को हमने बोला एक एटम, तो फिर डाउट आया एक क्या, ग्राम, किलोग्राम, डजन, मतलब व्हाट इज वन, कुछ तो प्रिसाइजली बोलो। तो फिर वहाँ पे बात की गई मास की। तो अब एटम इतना छोटा था, अब आप देख सकते हो इतना छोटा है कि उसे मेजरिंग स्केल पे उसका मास मेजर करना तो बहुत मुश्किल था। तो इसलिए हमें एक बहुत मास की छोटी यूनिट की ज़रूरत पड़ी। तो जब हम मास को मेज़र करने गए, ठीक है, मास मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। हमारे पास जो अवेलेबल यूनिट थी पहले वो ग्राम थी, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही थी ग्राम्स में दे आर वेरी लेस। इसलिए हमें एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत पड़ी जो बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ ग्राम्स को कनेक्ट कर सके। तो हमने एक और यूनिट यूज़ की AMU। तो मास को मेज़र करने के लिए AMU एटॉमिक मास यूनिट को यूज़ किया। फिर आप समझो ध्यान से, एटॉमिक मास यूनिट है क्या। तो हमने ये बताया जो AMU है 1,
वो किसके इक्वल है? 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। 1 एटम ऑफ कार्बन का 1/12 है, मतलब ये एक कार्बन का एटम लिया जा रहा है और उसका 1/12 वेट। ओके, तो जब इसको सॉल्व किया हमने एक AMU को हमने निकाला 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, फिर हमने सॉल्व किया कि 1/12 ऑफ 1 कार्बन एटम का वेट कितना आया, तो वो सॉल्व करके कितना आया, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056, वेरीफाई कर लेते हैं, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आ गया 1 AMU। अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई, क्यों? अब हम किसी भी ग्राम को AMU में चेंज कर सकते थे। जैसे ये रहा हमारे सामने एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना था, 1.6736 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। क्यों ना अब इसे AMU में कन्वर्ट किया जाए। तो जैसे ही हमने इसे AMU में कन्वर्ट किया तो हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, तो आंसर आया 1.008 AMU। मुझे पता है अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर हम तो हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम भी लिखते हैं या 1.007 ग्राम भी लिखते हैं, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अभी राइट नाउ कुछ बच्चों के दिमाग में 2 डाउट्स आते हैं। पहला डाउट आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1.008 ग्राम, क्योंकि सर हमने तो ये भी लिखा देखा है, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1.008 AMU। ठीक है, पहला डाउट तो बच्चों के दिमाग में ये आता है। फिर उसके बाद कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर अगर मैं 12 ग्राम भी लिख सकता हूँ किसी चीज़ को और किसी चीज़ को 12 AMU भी लिख सकता हूँ, तो क्या फ़र्क है? तो देखा जाए डाउट सेम है, बस सोचने के तरीके में अंतर है। ठीक है, तो ये डाउट्स बच्चों के एकदम हिट करते हैं। चलो, और फिर दूसरी बात, सर AMU का फ़ायदा ही क्या हुआ जब हर जगह हम ग्राम लिख रहे हैं? सर हम तो हर जगह ग्राम लिख रहे हैं, तो ये डाउट आता है। दूसरी चीज़, एक और डाउट आएगा जब मैं ये बोलूँगा कि जो रेफरेंस लिया गया है कार्बन, इससे पहले रेफरेंस लिया गया था क्या, ऑक्सीजन। उससे पहले रेफरेंस क्या लिया गया था, हाइड्रोजन। आप देखो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास पता है। तो क्वेश्चन आता है वाई वी रिजेक्टेड, हमने क्यों रिजेक्ट कर दिया रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के सभी का मास निकाल रहे थे, तो हमने इसे क्यों रिजेक्ट किया। सेम वे अगला हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, वाई, क्यों हमने रिजेक्ट कर दिया रेफरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं आपको बोलूँगा हमने ये दोनों इसलिए रिजेक्ट किए क्योंकि इससे बहुत सारे मासेस फ्रैक्शन में आ रहे थे। वाई वी रिजेक्टेड इट, क्यों रिजेक्ट किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मासेस, काफ़ी सारे मासेस फ्रैक्शन में आ रहे थे। बात समझ आई? और हम चाहते थे कि सारे मासेस होल नंबर हो, आई मीन इंटीजर हो, मतलब मास 12 हो, मास 14 हो, मास 16 हो, बट मास कभी भी 35.5 ग्राम ना हो, मास कभी भी 1.007 ग्राम ना हो, ऐसा कभी भी ना हो। तो मोस्ट ऑफ मासेस आर फ्रैक्शनल जब हम रेफरेंस किसका ले रहे हैं, व्हेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कैसे, व्हेन कार्बन 12 एटम, जब कार्बन 12 एटम को एज अ रेफरेंस लिया गया, तो कार्बन 12 एटम एज अ रेफरेंस, देन जैसे ही मैं बात बोलता हूँ तुरंत बच्चों को डाउट आता है, सर मीन्स आपके अकॉर्डिंग मास कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, मास कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। तो मैं बोलूँगा कभी भी नहीं हो सकते, नेवर, मास इज ऑलवेज इंटीजर। तो यू कैन से, यहाँ पे हम ये बात लिखेंगे, मास कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, नो, नेवर, दे आर ऑलवेज होल नंबर। फिर आपके दिमाग में डाउट आया, सर हमने तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी मासेस पढ़े, जितने भी मासेस देखे हैं, मोस्ट ऑफ द मासेस तो हमने फ्रैक्शन में ही देखे हैं, डेसिमल के बाद देखे हैं। और आप बोल रहे हो सर आपने कार्बन 12 का स्केल इसलिए लिया है क्योंकि इससे सारे नंबर इंटीजर आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सर ऐसा कैसे हो रहा है। तो बोलूँगा आपकी इस बात, यही तो एनसीईआरटी की खूबी है, आपकी इस बात का जवाब भी एनसीईआरटी ने दिया है। देखते हैं क्या कहती है एनसीईआरटी।
तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी की इस लाइन को समझा जाए। एट प्रेजेंट एएमयू हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यू। आपने देखा होगा आजकल मास 12 एएमयू की बजाय 12 यू लिख देते हैं, ठीक है, मतलब यूनिफाइड स्केल है। तो एएमयू इज रिप्लेस्ड बाय यू विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। क्या है ये? यूनिफाइड मास है। व्हेन वी यूज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन कैलकुलेशन, जब हम कैलकुलेशन में एटॉमिक मास यूज करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, we actually use average atomic mass of element which are explained below। जब हम कभी भी एटॉमिक मास यूज करते हैं तो हम एवरेज एटॉमिक मास यूज करते हैं। बात समझ आई? क्यों फ्रैक्शनल आ रहे हैं? नहीं सर अभी भी समझ नहीं आया, तो मैं आपको बोलूँगा प्रॉब्लम ये है। लेट्स से हमारे पास, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन से इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? एनवायरनमेंट में क्लोरीन 35 है और एनवायरनमेंट में क्लोरीन 37 है। वैसे तो और भी आइसोटोप्स हैं, लेकिन अभी मान लो कि मेजर आइसोटोप्स क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है। और क्लोरीन 35 की जो परसेंटेज है और क्लोरीन 37 की जो परसेंटेज है उसे देखते हैं। तो हमने देखा क्लोरीन 35 की परसेंटेज थी 75% एनवायरनमेंट में और 37 की थी 25%। समझ आए? एनवायरनमेंट में दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन का जिसका मास फ्रैक्शन में नहीं है, एक 35 है और एक 37 है, एक 75% है और एक 25% है। अब क्या करना है? फाइंड एवरेज मास। क्या निकालना है? एवरेज मास। तो एवरेज मास जैसे आप 10 तक निकालते आए वैसे ही परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एक एटॉमिक मास। ओके, तो यू कैन से, तो एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको पता है एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंट बाय ए और दिस इज रिप्रेजेंट बाय जेड। तो परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 1 प्लस दूसरा परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 2 और ओवरऑल परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होगी। अब आप इसको सॉल्व करिए। 75% वाले कितने क्लोरीन, कौन सा क्लोरीन है? 35 मास वाला। देन 25% कौन से क्लोरीन है जिनका मास 37 है। देन डिवाइडेड बाय 100, आप इसे 100 से डिवाइड करिए। व्हाट इज योर आंसर? आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 35.5 ग्राम। तो आपको समझ आया कि हम जो मास लेते हैं वो एवरेज ऑफ ऑल आइसोटोप्स होते हैं। तो आई गेस अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि मासेस जब कभी भी फ्रैक्शन नहीं होते तो वो कौन से मासेस होते हैं? तो वो कौन से मासेस होते हैं? दे आर एवरेज। और अब हम AMU को मान लेते हैं कि सोडियम का मास 23 ग्राम है, तो अब हम 23 AMU भी लिख सकते हैं और 23 U भी लिख सकते हैं। तो आई गेस आपको समझ आया AMU की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एटम बहुत ही हल्के थे जिनका मास 10⁻⁻⁴ ग्राम था। मार्केट में ऐसा बैलेंस बना के पब्लिक को बेचना, हर जगह केमिस्ट को या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में बेचना मुश्किल था, इसलिए एक रिलेशन ही डेवलप कर लिया गया। ओके, नाउ अब एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो समझाया है एनसीईआरटी वही बात कह रही है। एवरेज एटॉमिक मास, मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप। बिल्कुल सही बात है। नेचर में जितने भी आइसोटोप्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो उनके बहुत सारे आइसोटोप्स भी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 2, एटॉमिक मास 3। तो यू कैन से हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम 3 आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही कार्बन के, क्लोरीन के, सभी के आइसोटोप्स। हम क्या करते हैं, हम इनको इन आइसोटोप्स की एग्जिस्टेंस को भी लेते हैं और उन कितने परसेंटेज है उसको भी कंसीडर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, हमने पीरियोडिक टेबल में बताया हमारे लिए हर चीज़ की वैल्यू है। तो अब आप एक बात समझ जाना, क्या इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में आपको जो भी मास नज़र आए, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपको जो भी मास नज़र आए फ्रैक्शन में, समझ जाना उसका आइसोटोप है। वेरी सिंपल थिंग, समझ सकते हो? ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड या कैलकुलेटेड। तब आप क्या कर सकते हो, जब आप परसेंटेज और मास को कंसीडर करोगे तो यू हैव टू टेक एवरेज मास। और वो एवरेज मास क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी? आई गेस एनसीईआरटी की वो जो थ्योरी है मैंने आपको
उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में करके समझा दिया। ठीक है, आ गई बात समझ। अब जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, और आपको कुछ डिसीजन खुद के लिए लेने हैं, किसी से पूछना नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे एक सजेशन है सभी को मेरा कि क्या कर पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, ये सब डिसीजन खुद लो। बिकॉज मार्केट में ऑलमोस्ट सभी बुक सेम है, उनके अंदर क्वेश्चंस के सेट्स भी सेम है। तो बस आपको क्या करना है, मार्केट में 2-3 फेमस बुक है, ऑलमोस्ट सबका पीडीएफ होता है, उसे पढ़ के देखो और देखो कि कौन सी समझ आ रही है। तो जो समझ आ जाए उसी एक ट्रैक को फॉलो करते जाओ। मतलब मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप जस्ट 2 ईयर में, तो मान थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आप 2 ईयर प्रोग्राम में हो और या 1 ईयर में हो, जब भी आप जागो, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो ऑलवेज फॉलो 1 कोर्स। 1 कोर्स का मतलब एक बुक जो समझ आए, एक टीचर जिसका समझ आए, एक नोट्स जो तुमने बनाए हो। फॉलो दिस नाउ। तो रिलेटिव एबंडेंस एनसीईआरटी से एक्सप्लेन भी करती है कि लेट से हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है, उनका परसेंटेज मेंशन है 98%, 98.892, और कार्बन 13 का जो परसेंटेज है 1.108, कार्बन 14 का जो परसेंटेज है 2 × 10⁻⁻10, और ये इनकी मास है एएमयू में। तो समझ रहे हो, एएमयू का मतलब एक एटम का मास है ये, क्योंकि एएमयू की तो डेफिनेशन ही यही थी, मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव डेटा, उस डेटा से हम एवरेज मास निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं एवरेज मास, बताओ कैसे था? फॉर्मूला याद है एवरेज मास निकालने का? एवरेज तो आपने 10 तक निकालना सीख लिया, लेकिन अगर तब भी प्रॉब्लम है तो आपको याद रखना है। लेट से ये जो अबंडेंस है परसेंटेज में, कार्बन 12 की परसेंटेज को P1 मान लेते हैं, कार्बन 13 की परसेंटेज को P से P2, थर्ड के लिए परसेंटेज P3, और जो इनके मासेस हैं कार्बन के, क्योंकि ये कार्बन के मासेस हैं C से कार्बन, तो C1 मास, C2 या C3, या आप इसे 12, 13, 14 लिख सकते हैं, जो आपको सही पड़े। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? P1 मल्टीप्लाई बाय C1, सेकेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सेकेंड कार्बन, थर्ड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ थर्ड कार्बन, डिवाइडेड, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, डिवाइड बाय 100, एंड ऑल वैल्यूज आर इन AMU या U। तो U यूनिफाइड स्केल ज़्यादा पॉपुलर है, तो हम U लिख देते हैं। तो ये देखिए सॉल्व किया, और कार्बन का मास आया 12.011 U। तो कार्बन का मास होता तो 12 है, सभी का मास एक फिक्स नंबर है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में पीरियोडिक टेबल में लिखा है, बिकॉज हम उसमें एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी एक बार भी पढ़ोगे तो आपके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास, एज द नेम सजेस्ट कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनका मास मॉलिक्यूलर मास है। ये तो बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो मॉलिक्यूल की है। जैसे आपसे बोलूँ व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल होता है जो एटम से मिलके बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से जो बना है दैट इज योर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, तो अगेन जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका कंबाइन मास होगा मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालोगे, तो लेट से अब ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूल का ही निकलेगा, तो हमारे पास मॉलिक्यूल है O2। तो अगर हमसे बोला जाए इसका मास निकालो, तब आप क्या बोलोगे? 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 32 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। O3 का मास बताइए। O3 इज अगेन मॉलिक्यूल। कितने एटम्स कंबाइन हुए? 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो आप क्या बोलेंगे कि 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल रहे हैं? एक एटम का मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट। तो वो कितना आ गया? 48 ग्राम। बात आई समझ? ठीक है, तो यहीं पे एक टर्म्स डिफाइन होती है, एटॉमिसिटी। क्या डिफाइन होता है टर्म? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। कितने एटम्स किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब अगर हमसे बात की जाए व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ P4, तो आप बोलोगे
P4 की एटॉमिसिटी 4 है। समझ आया क्यों है? क्योंकि P4 के अंदर 4 फॉस्फोरस एटम है। सेम वे आपसे बोला जाए ओजोन की एटॉमिसिटी बताओ, तो अब आप बोलोगे ओजोन के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है? 3, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 3 हो गई। ऐसे ही S8 में एटॉमिसिटी क्या होगी? तो अब आप क्या बोलोगे? एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में क्या हुआ? 8 सल्फर एटम्स हैं, तो यू कैन से 8। तो बीच में सिरी ने सोच लिया कि सल्फर की जगह सिरी से बात हो रही है और बीच में वो एक्टिव हो गई, तो उसने आंसर दिया है क्या? 8। ठीक है, तो सल्फर, वैसे अगर तुमने सुन लिया हो तो आंसर दिया है, आई कैन नॉट आंसर दैट। ओके, तो सल्फर की एटॉमिसिटी क्या आ गई? 8 आ गई। तो मॉलिक्यूलर मास एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ा जाए, क्या कहना चाह रहे हैं वो हमसे? वो कहना चाह रहे हैं मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके मासेस का सम करिए। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन किया था? बिल्कुल मल्टीप्लाइंग एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो आई गेस ये बात हमें समझ आती है। अब हम आते हैं किस पे? फॉर्मूला मास पे। सबसे बड़ी बात, फॉर्मूला मास की ज़रूरत ही क्यों पड़ी और फॉर्मूला मास और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क क्या है? तो अब देखिए क्या होता है, कोई कंपाउंड, मेनली आयनिक कंपाउंड, जैसे मैं बोलूँगा NaCl एग्जिस्ट कर रहा है एक स्ट्रक्चर में। ठीक है, मतलब एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर में उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे बहुत सारे सोडियम एटम्स हैं, बहुत सारे क्लोरीन एटम्स हैं, तो उधर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वो छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा जो अपने उस आयनिक कंपाउंड की, ध्यान से सुनना बात, मैं एक वो छोटा सा हिस्सा लूँगा जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अपने पूरे सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टी शो करे, और उस रेशियो को, उस छोटे से हिस्से में जो कैटायन और एनायन का रेशियो होगा उसे मैं एटॉमिक मास बोलूँगा। ओके, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पैकिंग है किसकी? Na+ और Cl नेगेटिव आयंस की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सोडियम आयंस और बहुत सारे क्लोराइड आयंस हैं, तो क्या लिखें फॉर्मूला? जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आप लिख देते हो जितने एटम्स कंबाइन है, मतलब O2 O3, लेकिन यहाँ पे तो 100 सोडियम भी हो सकते हैं, 200 सोडियम भी हो सकते हैं, 400 सोडियम भी हो सकते हैं। सेम वे 200 क्लोरीन भी हो सकते हैं, 400 क्लोरीन भी 600। तो क्या लिखें फॉर्मूला? Na 100 Cl 100। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जहाँ पे कंपाउंड एज अ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बजाय क्या यूज़ करते हैं? फार्मूला मास। तो ये आप बोलोगे कि फार्मूला मास हमने कंपेयर किया कि जो उसका उस रेशियो में, मतलब ऐसे बोलूँगा, अभी आप इसे याद कर लो और या फिर यहीं पे देख लो। इधर प्रैक्टिकली ये पता चला कि एक सोडियम आयन को 6 क्लोरीन आयन सराउंड करते हैं, और 1 वाइस वर्सा का मतलब रिवर्स ट्रू है, और 1 क्लोरीन आयन को कितने सोडियम से सराउंड करते हैं? 6। तो एक क्लोरीन सराउंडेड है कितने सोडियम से? यू कैन से 6। अब सेम वे रिवर्स भी ट्रू है, 1 सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन। तो इसका मतलब दोनों के बीच रेशियो क्या हुआ? 1:1, और हमने फॉर्मूला मान लिया NaCl। तो द फॉर्मूला सच एज NaCl इज यूज टू कैलकुलेट फॉर्मूला मास, इसलिए हमने क्या यूज किया? फॉर्मूला NaCl, और NaCl का मास निकाल लिया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नॉट मल्टीप्लाइंग, मतलब मॉलिक्यूलर मास एज इन सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल एंटिटी। तो वो बोल रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में जो NaCl है वो सिंगल एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक सोडियम को 6 क्लोरीन सराउंड कर रहे हैं, एक क्लोरीन को 6 सोडियम, तो अकेला NaCl तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए हम कैटायन और एनायन के रेशियो को फॉर्मूला मास मान लेते। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आयनिक कंपाउंड्स होंगे यहाँ हम वर्ड क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला मास। तो सम सब्सटेंस such as NaCl do not contain discrete molecule as their constituent units। जैसे कि ओजोन में या ऑक्सीजन में अलग अलग O2 एग्जिस्ट करते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग।
जैसे ऑक्सीजन गैस में O2 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 अलग अलग एग्जिस्ट करता है, तो हम O2 का मास निकालते हैं विच इज मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही ओजोन में O3 O3 अलग एग्जिस्ट करता है, तो हम लिख देते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास। बट NaCl के स्ट्रक्चर में Na और Cl अलग एग्जिस्ट नहीं करते, एक सिंगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम उसका क्या लेते हैं, फॉर्मूला मास। बात आई समझ में? तो फॉर्मूला मास कहाँ यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए। अब देखो आगे, तो ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो अब आपको मैं ये बोलूँगा कि जो इनके AMU में मास होंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, वो आपको लर्न नहीं करने हैं, वो आपको गिवन होंगे क्वेश्चंस में। यहाँ गिवन नहीं है लेकिन वैसे आपको गिवन होंगे। तो लेट से आपको गिवन है कार्बन का मास है 12.011 AMU या U, हाइड्रोजन का मास गिवन है 1.008 AMU या U, एंड ऑक्सीजन का 16.00 U। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मास गिवन है, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इजी है, C6H12O6। कितने कार्बन है, 6। कितना मास है एक कार्बन का, 12.011। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 12। एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1.008। कितना ऑक्सीजन है, 6। एक ऑक्सीजन का मास कितना है, 16.00। तब आप क्या करेंगे, इन्हें पूरा ऐड करेंगे, 72.066 आएगा, एक 12.096 आएगा, एक 96 आएगा। टोटल ऐड कर दोगे तो 180.162 U आया। ओके, अभी भी मुझे पता है आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा है, कब ग्राम लिखना है, कब AMU लिखना है, सर बता दो। सर कब ग्राम लिखें, कब AMU, बस आप पहुंचने वाले हो सॉल्यूशन की तरफ। नाउ अब चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, क्योंकि कब ग्राम लिखना है वो बात यहीं से क्लियर होती है जब आप मोलर मासेस या मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हो। बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी है, और सारी कहानी ऑलमोस्ट बिल्कुल NCERT के पैराग्राफ में है और आपको वही समझना है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल होते हैं कि उनका नंबर किसी उस लार्ज क्या होगा, किसी भी उसमें एंटिटी में बहुत ज़्यादा होगा। तो वो क्या कह रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज और देयर नंबर इन अ गिवन सब्सटेंस, यानी 1 ग्राम भी वाटर ले लूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा नंबर होगा कि उसे पेपर पे लिखना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस नंबर को कलेक्टिवली एक नाम देते हैं। क्या आपने डेली लाइफ में ऐसा किया है? हाँ, आपने डेली लाइफ में भी ऐसा किया है। कैसे? आपने 12 को बोला है डजन। क्या बोला है आपने कि अगर कोई 12 नंबर प्रेजेंट है कहीं पे तो आप उसको क्या बोल देते हैं, डजन। ऐसे ही कहीं पे अगर 20 आइटम प्रेजेंट है तो 20 आइटम के ग्रुप को आप क्या बोलते हो, स्कोर। सेम वे कहीं 144 प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलते हो, ग्रॉस। ठीक है, तो आपने नंबर को एक नाम दिया। ध्यान से सुनना, नंबर को एक नाम दिया, बहुत ध्यान से सुनो। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डजन, तो आप बोलोगे डजन एक टर्म है जो नंबर को काउंट करता है। फिर मैं बोलूँगा व्हाट इज स्कोर, तो आप अगेन यही बोलोगे स्कोर एक टर्म है जो नंबर को डिनोट करता है। फिर मैं बोलूँगा व्हाट इज ग्रॉस, फिर आप यही बोलोगे ये एक टर्म है जो नंबर को डिनोट करता है। सेम वे ऐसे ही नंबर को काउंट करने के लिए हमने एक नाम दिया और वो क्या है, मोल। तो मैं अगर आपसे फिर पूछूं व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल, तो आप बोलोगे मोल भी एक टर्म है जो एक नंबर को बताता है। ठीक है, विच इज फॉर अ गिवन नंबर। फिर अब वो गिवन नंबर क्या है, वो गिवन नंबर है एवोगैड्रोज नंबर। अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं कि एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है, वैसे थोड़ा बहुत आपको याद होगा। ठीक है, तो व्हाट इज मोल, मोल एक टर्म है जो गिवन है नंबर के लिए। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ व्हाट इज डजन, तो आप बोलते हो सर 12 नंबर के ग्रुप को डजन बोलते हैं। तो ऐसे आप बोलोगे, से कोई पूछे मोल क्या है तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 के ग्रुप को मोल बोलते हैं। फिर मैं बोलूँगा वेट, क्या हम एटम को काउंट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, काउंट तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो आप बोलोगे सर बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। तो मैं बोलूँगा अगर बहुत छोटी चीज़ है तो उसे काउंट करने में गलती हो सकती है या नहीं हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें आटे की,
आटा इतना माइन्यूट है कि आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। चलो थोड़ा सा उसे थोड़ा सा बड़ा टर्म पे आ जाते हैं, दलिए पे आ जाते हैं, थोड़ा सा उसे बारीक दानेदार सैंड की तरह कर ले, तो सैंड को काउंट करोगे? सर काउंट तो करेंगे लेकिन मिस्टेक फॉर श्योर होगी। तो फिर क्या ये नंबर सही है एवोगैड्रोस नंबर बोलना? सर गलत हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि जब हम गिन रहे होंगे तो एरर के चांसेस बिल्कुल है। मैं भी एग्री हूँ इस बात से। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज 1 मोल, तो क्या आप बोलोगे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23? तो हम आपको ये सजेशन देंगे, ध्यान से सुनना मेरी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के लिए तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 बोल दोगे, लेकिन अगर एकदम एक्यूरेट बात बोलनी है तो आप बोलोगे, फिर एक रेफरेंस लेते हैं सर, 1 मोल हम उतने एटम को बोलेंगे जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में प्रेजेंट है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, वैसे आप लोगों को पता ही होगी, बट फिर भी कई बच्चों को नहीं पता होती है कि 1 मोल का डेफिनेशन क्या है। तो 1 मोल है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ध्यान से सुनना, 1 मोल होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो आप बोलोगे सर इतनी भयंकर डेफिनेशन बोल रहे हो, इससे तो कभी न्यूमेरिकल ही नहीं होगा। लेकिन देखो प्रैक्टिकली तो यही सही है। तो अगर आपसे आपके दिमाग में सवाल आया सर एवोगैड्रोस नंबर को 1 मोल क्यों नहीं बोल रहे, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं, तो मैं बोलूँगा इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो नंबर काउंट करने में गलती हो सकती है, और एक छोटी सी गलती से बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचो, अगर मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 1.6 से, और ये 1.6 की जगह 1.56 कर दूँ, तो फर्क आएगा या नहीं आएगा? सर क्या फर्क पड़ रहा है? मैं बोलूँगा अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं नीचे से 10⁻⁻24 कर दूँ तो फर्क पड़ गया। क्यों? क्योंकि अब नीचे एक डेसिमल का फर्क ऊपर करोड़ों में फर्क देगा। अब आप एक बात बताओ, आपको कोई 10 करोड़ रुपए दे और कोई 20 करोड़ दे, फर्क है या नहीं है? तो 10⁻⁻24 ऊपर जाकर +24 हो जाएगा। अब +24 मतलब 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, 7 या 21, लगभग 3 बार करोड़ों में फर्क आ जाएगा। समझ रहे हो कितने करोड़ों में फर्क आ जाएगा? इस बात को हटाने के लिए एनसीईआरटी ने बोला कि आप न्यूमेरिकल के लिए तो 1 मोल मान लो एवोगैड्रोस नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन अगर डेफिनेशन आए तो याद रखना कि 1 मोल होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मैं आपको भी बोलूँगा, अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन है कि 1 मोल इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो आप वही टिक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इन एसआई सिस्टम मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड एज 7th बेस क्वांटिटी, मतलब एसआई यूनिट मान लिया है अब मोल को। ठीक है, मोल इज एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022140076 इंटू 10⁻23। देखो कितना छोटा नंबर है, 6.022 तक तो हम लिखते ही हैं, आगे है 14076, हाउ स्मॉल नंबर इट इज, इंटू 10⁻23। ठीक है, 23 स्क्रीन पे आ जाए। तो अब ये जो नंबर है ये इतना क्या है, 6.022, इतने 1 मोल के अंदर होते हैं। सर यू आर रॉन्ग, अभी आपने जो बात बताई एनसीईआरटी भी यही कह रही है कि 1 मोल एग्जैक्टली कंटेन 6.022 14076 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री आइटम। मैं बोलूँगा लर्न दिस एंड थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, बिकॉज ये वर्ल्ड बहुत ही रूथलेस है। आप 100 सही काम करोगे कोई याद नहीं रखेगा, एक गलती कर दोगे याद रखो, क्योंकि टीचर आपने देखा होगा क्लास में कुछ भी गलत लिख दे बच्चे हंसने लग जाते हैं या फिर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो इससे आपको ये नहीं समझना है कि वो बच्चा गलत है, आपको इससे ये मैसेज लेके जाना है कि वर्ल्ड इज़ वेरी रूथलेस विच हैज़ नो स्पेस फॉर योर मिस्टेक्स। इसलिए आपको अपनी गलतियाँ कम से कम करनी है। जैसे आप सोचते हो ना क्या फ़र्क पड़ गया गलतियों से, तो आप खुद देखो कि टीचर एक गलती कर देता है, एक प्रिंटिंग एरर कर देता है क्लास में, तो आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये मैं ये नहीं बोल रही खराबी है, ये एटीट्यूड ही है वर्ल्ड का। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करो ताकि आपकी गलतियां कम से कम हो। हाँ, मैं तो खूब गलती करने वाला हूँ, काफ़ी सारे प्रिंटिंग एरर्स करने वाला हूँ। दिस नंबर इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोज कांस्टेंट। इसको एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं और एवोगैड्रोज कांस्टेंट बोलते हैं Na। जब इसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट पर मोल, एंड व्हाट वी कॉल इट एज एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, तो मेरा एक मतलब ये चाहता हूँ कि हर बच्चा एनसीईआरटी जरूर पढ़े और उसकी इंपॉर्टेंस समझे कि कितनी आसान भाषा में चीज़ों को लिखा हुआ है। बट पॉइंट क्या है कि हम एक बार भी समझते नहीं। तो जैसे ये पैराग्राफ है,
अगर इस पैराग्राफ को मैं समराइज करूं तो एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है मोल इज एसआई यूनिट, मोल एसआई यूनिट है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जो मोल होता है वो होता है एक नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप 1 मोल एटम के लिए यूज़ करोगे तो वो एटम हो जाएगा, अगर आप 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए यूज़ करोगे तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, और अगर आयन के लिए यूज़ करोगे तो आयन हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं लिखोगे तो वो सिंपली एक नंबर रहेगा। कैसे? जैसे मैं 1 डजन बोलता हूँ तो क्या आप 12 के बाद एप्पल, बनाना, ऑरेंज ये सब बोलते हो? आप सीधे बोलते हो 1 डजन इक्वल टू 12। ठीक है, तो ऐसे ही 1 मोल के आगे कई बार मुझसे बच्चे ऑफलाइन में या फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं सर क्या लिखूँ आगे, एटम लिखूँ, मॉलिक्यूल लिखूँ? सर मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होता हूँ। तो मैं बोलूँ ये नंबर है बच्चे, कंफ्यूज ही क्यों हो रहे हो? जब तक मैं ना बोलूँ 1 डजन एप्पल तब तक तुम ना समझो 12 एप्पल। जब तक मैंने 1 डजन बोला है तुम्हारे दिमाग में 12 ही आएगा। हाँ, मैं अगर कुछ वर्ड ऐड कर रहा हूँ तो आपको भी ऐड करना है। समझ गए बात को? फिर एनसीईआरटी ने बोला कि ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है इसको हमने एवोगैड्रोज कांस्टेंट बोला है और एवोगैड्रोज नंबर बोला है। तो ये पूरा पैराग्राफ मैंने ये नोट्स बना दिए। तो मैंने आपको ये भी सिखाया हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। और आगे चलते हैं। हैविंग डिफाइन द मोल, क्योंकि अब हम मोल डिफाइन कर चुके हैं, इट इज इजियर टू नो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब क्योंकि आपने एक नंबर डिफाइन कर दिया है तो अब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास निकालोगे। डोंट मिस दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। तो सर आप हर लाइन को तो अंडरलाइन कर रहे हो, हमें पता कैसे चलेगा इंपॉर्टेंट है? मैं स्टार लगा देता हूँ। Having defined the mole, it is easier to know the mass of 1 mole of substance or constituent entities. ठीक है, तो let's use a star point for it. अब क्योंकि हमने मोल डिफाइन कर दिया है तो अब हम 1 मोल सब्सटेंस का मास निकालेंगे, और जब 1 मोल सब्सटेंस का मास होगा उसका नाम क्या होगा? मोलर मास। क्या नाम होगा? मोलर मास। तो the mass of 1 mole of substance in gram is called molar mass. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्टार लगा दूं इंपॉर्टेंट बात पे? यस सर, तो लगा देते हैं। सब्सटेंस का मास अगर ग्राम में है, जैसे अभी आपको पीछे डाउट आ रहा था ना सर अगर ग्राम में लिखा है तो क्या मतलब है? तो अगर मास ग्राम में है, ध्यान से सुनो इस लाइन को, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। अगर 1 मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में है तो वो क्या है? मोलर मास। क्या है वो? दिस इज योर मोलर मास। तो मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास जो हम पहले पढ़ चुके हैं इन यू। ठीक है, अब देखो मोलर मास ऑफ वाटर इज, वाटर का मोलर मास क्या है? 18.02 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सोडियम इज 58.5 ग्राम पर मोल। तो अब मैं आपको ये बोलूँगा कि इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद समराइज करते हैं चीज़ों को। तो हमने क्या किया? हमने मास के लिए 2 यूनिट बनाई। ठीक है, मास के लिए हमने 2 यूनिट बनाई। एक यूनिट बनाई हमने AMU और दूसरी यूनिट बनाई हमने ग्राम। एक्चुअली में ये जो ग्राम है, हर जगह तो ग्राम होता है बट ग्राम पर मोल होता है, बट कोई बात नहीं, हम तो समझ लेंगे। तो AMU जो है यूनिट वो है मास ऑफ एटम। अगर आप सिर्फ एक एटम का मास निकाल रहे हो तो AMU लिखोगे, मतलब जो एटम की बात कर रहे हो। बहुत ध्यान से सुनना और समझना भी। लेकिन अगर आप ग्राम लिख रहे हो तो ये है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, तो अब आपको समझ आया? नाउ टेल मी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बड़ा प्यारा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आप बताइए क्या डिफरेंस है 4 AMU एंड 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, क्या फर्क है? तो अब आप बोलोगे 4 AMU, यूनिट क्या है? AMU। तो ये किसकी यूनिट होती है? एटम की। तो आप बोलोगे 4 AMU क्या है? बड़े ध्यान सुनना, इट इज मास ऑफ 1 एटम। लेकिन व्हाट इज 4 ग्राम? पहली बार यहां बच्चा जब सुनता है थोड़ा गलती करता है, ध्यान सुनना। मास ऑफ
वन एटम नहीं, ध्यान से देखो, ग्राम जब यूज किया था हमने तो उस टाइम 1 मोल लिया था। फ्लैशबैक में जाएं कि अब मोल डिफाइन हो गया है, तो जो भी मास ग्राम में होगा, जहां मैंने 5 स्टार लगाया देखो, जो भी मास ग्राम में होगा उसे आप मोलर मास बोलोगे। तो कभी भी मास की यूनिट अगर आपको ग्राम में दिख रही है तो इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। अभी मुझे पता है आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि सर अगर 6 ग्राम कार्बन है तो क्या वो भी मोलर मास है, सर 4 ग्राम कार्बन है तो क्या वो भी मोलर मास है? तो मैं कहूँगा होल्ड ऑन, मोल कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है, थोड़ा इंतजार करो। तो 4 mu इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम और 4 ग्राम इज मास ऑफ 1 मोल एटम। मोल पता है, मोल, तो मैं ये बोलूँगा आपके दिमाग में एक इमेज ऐसी होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर कहीं भी ये लिखा हो तो आपको दिखना चाहिए मोल, और अगर कहीं पे मोल लिखा है तो आपको दिखना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि मोल का मतलब ही यही है भाई। कहीं डजन लिखा है तो 12 की तो बात हो रही है, या कहीं 12 लिखा है तो डजन की बात हो रही है। तो ऐसे ही 4 ग्राम इज मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बोलो बात समझ आई नहीं आई? समझे? तो हमें अब मास की 2 यूनिट पता चल गई है, और ये भी पता चल गया है कब यूज करना है। और मोर प्रिसाइजली अगर मैं चीज़ों को समराइज करूं तो बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप कार्बन का मास लिख रहे हैं 12 ग्राम तो आगे लिखोगे पर मोल, तो प्रिसाइजली तो ग्राम पर मोल लिखना चाहिए। ठीक है, करेक्ट वे तो यही है, बट हम शॉर्ट में कर देते हैं। मास कभी भी ग्राम में चल रहा हो तो बात मोल्स की ही हो रही है। तो सर मैं अभी आपको समझा देता हूँ, कार्बन का सर अगर मास 6 ग्राम है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन 6 ग्राम जो कार्बन का मास है ये मास ऑफ हाफ मोल है, जिसे हम धीरे धीरे अभी क्लियर करने वाले। क्यों? क्योंकि 1 मोल का मास कितना है? 12। तो मोलर मास लर्न करने। अब केमिस्ट्री इज वेरी इजी, केमिस्ट्री बहुत आसान है। अगर आप AMU और ग्राम एटॉमिक मास दोनों के बीच में फर्क समझ रहे हो, दोनों की डेफिनेशन समझ रहे हो, तो मैंने तो ये बात आपको बताई NCERT के थ्रू, बट अगर आप इसको दूसरे वे से समझना चाहते हो तो मैंने फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। क्योंकि आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग 1 कंप्लीट NCERT डिस्कशन एंड अनदर नॉर्मल। तो अभी नॉर्मल तो मेरे चैनल पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने NCERT वाले तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो अपना डाउट ज़रूर कमेंट करो, सो दैट मैं उसे कमिंग लेक्चर्स में कवर कर लूँ। तो यहाँ हमने बेसिक फिनिश किया, व्हाट इज़ मोल, व्हाट इज़ फॉर्मूला मास, व्हाट इज़ ग्राम एटॉमिक मास एंड व्हाट इज़ AMU। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल्स ओवर मोल्स। थैंक यू।